ये दोनों तलबा अपनी जिंदगी के उरूज पर थे और उनकी मौत ने पूरे कैंपस को सुगवार कर दिया। इस वाक़े पर फॉल्स फ्लैग का लेबल लगा हुआ दिखाई देता है। शूटर कैंपस पर आया, उसे ट्रेस किया, स्टडी ग्रुप में इंतजार किया, चेहरे पर गोली मारी, और मजे की बात यह है कि वो शूटर भी रिपब्लिकन है। ब्राउन यूनिवर्सिटी ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का एक मेमो मुस्तरद कर दिया था जो एलीट यूनिवर्सिटीज को भेजा गया था। अब मामला यह है कि आखिर ये फेल क्यों होते हैं, अमेंडमेंट्स हो क्यों नहीं पाती, इस कानून को तब्दील क्यों नहीं किया जा सकता। एनआरए जो गन इंडस्ट्री की सबसे बड़ी लॉबी है, वेपन इंडस्ट्री की, फायर आर्म्स इंडस्ट्री की सबसे बड़ी लॉबी है। अस्सलाम वालेकुम जी। जब भी प्रोविडेंस रोड आइलैंड की बात होती है तो एक मेहरबान जज फ्रैंक कैप्रियो का नाम जहन में आता है, जिसकी रहमदिली और इंसाफ पसंदी की वजह से पूरी दुनिया के लोग उनसे मोहब्बत करते थे। कोर्ट इन प्रोविडेंस उनका एक प्रोग्राम आता था जिसमें वो अक्सर लोगों के साथ बहुत शफकत से पेश आते दिखाई देते थे। वो कितने हसास थे, इंसानियत का उनमें कितना दर्द था, ये देखकर तमाम दुनिया के लोग उनसे मुतासर हुए और उनसे मोहब्बत करने लगे, उनके मुतक़िद और मोतरफ हो गए। जज कैप्रियो के शहर में ही वाक़ ब्राउन यूनिवर्सिटी अमेरिका की चोटी की यूनिवर्सिटीज में से एक है। इसी ब्राउन यूनिवर्सिटी में 14 दिसंबर 2025 को शूटिंग का एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जब एक हमलावर ने यूनिवर्सिटी के बोरिस एंड हॉली इंजीनियरिंग बिल्डिंग के पहले फ्लोर के क्लासरूम में फाइनल एग्जाम्स की तैयारी के लिए जमा तलबा की एक स्टडी सेशन के दौरान फायरिंग शुरू कर दी। हमलावर ने हैंडगन से 40 से ज्यादा राउंड्स फायर किए, जिसके नतीजे में 2 तलबा हलाक और 9 जख्मी हो गए। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इब्तदाई तौर पर 24 साल अमरीकी वॉर वेटरन बेंजामिन एरिक्सन को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट करार देकर 14 दिसंबर की सुबह सवेरे रोड आइलैंड के कॉवेंट्री में एक हैम्पटन इन होटल से हिरासत में लिया, लेकिन इतवार की रात को ही उन्हें रिहा कर दिया गया क्योंकि सबूत अब दूसरी समत इशारा कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कातिल अभी तक फरार है और मुसल्ला है और बाकी के लोगों के लिए खतरा मुसलसल बरकरार है। लेकिन मामला इतना सादा नहीं है। जेएफके से लेकर चार्ली कर्क तक आखिर किसी शूटर का आज तक कोई मोटिव क्यों नहीं हुआ? ये शूटर बेमकसद आकर लोगों को गोलियां क्यों मारना शुरू कर देते हैं? क्या यह भी एक ऐसा ही वाकया था? बाद में कह दिया जाएगा, कोई शूटर मिलेगा कि इसका दिमागी तवाजुन दुरुस्त नहीं था, या इनके पीछे भी कंस्पिरेसी थ्योरीज है कोई? क्या यह भी एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था? मुझे लगता है मुमकिन है कि ऐसा ही हो। मैं ये क्यों कह रहा हूं आपको बताता हूं, और ये भी बताता हूं कि आखिर दिहाइयों से गन वायलेंस और कैंपसेस पर हमलों के बावजूद आखिर अमेरिका में असलहे का कानून तब्दील क्यों नहीं होता। तो चलिए आगाज करते हैं। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए आगाज करें। जनाब, सबसे पहले तो जो हलाक होने वाले तलबा हैं, मैं उनके बारे में आपको बता दूं कि वो कौन थे। हलाक होने वाली पहली तालिबा एला कुक थी। 19 साल की थी। अलाबामा के माउंटेन ब्रुक से उनका ताल्लुक था और ब्राउन यूनिवर्सिटी में कॉलेज रिपब्लिकन्स की वाइस प्रेसिडेंट थी। वो एक रोशन ख्याल और फाल तालिबा थी। अपने चर्च, कैथेड्रल चर्च ऑफ द एडवेंट से वाबस्ता थी और कई लोगों के मुताबिक एक रोशन सितारा थी। वो शूटिंग के वक्त स्टडी ग्रुप में मौजूद थी और उन्हें चेहरे पर गोली लगी। उनकी मौत ने उनके खानदान को, उनके दोस्तों को और पूरी कम्युनिटी को गहरा सदमा पहुंचाया। हलाक होने वाला दूसरा तालिब इल्म मोहम्मद उजैर उमरज़ुकूफ था। वो 18 साल का था और वर्जीनिया मिडलटन से ताल्लुक रखता था। तो बुनियादी तौर पर
उज़्बेकिस्तान से आया हुआ था और एक नेचुरलाइज्ड अमरीकी शहरी था और ब्राउन यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म था। वो एक ज़हीन, मेहरबान और बहुत ही ह्यूमरस किस्म का मजाक करने वाला नौजवान था जो न्यूरोसर्जन बनने के ख्वाब देख रहा था। उसने ब्राउन यूनिवर्सिटी को फाइनेंशियल एड की वजह से चुना और गर्मियों में वो जावा बावा इस पर काम करके अपने कंप्यूटर के लिए पैसे जमा कर रहा था। उसकी मौत ने उसके खानदान, दोस्तों और कम्युनिटी को गहरा सदमा पहुंचाया। ये दोनों तलबा अपनी जिंदगी के उरूज पर थे और उनकी मौत ने पूरे कैंपस को सुगवार कर दिया। अब एक बड़ी अपडेट आपको उसके बारे में भी बता दें जो एक पर्सन ऑफ इंटरेस्ट था, बेंजामिन एरिक्सन। उसको गिरफ्तार किया गया और फिर रिहा कर दिया। बेंजामिन एरिक्सन कौन था? वो 24 साल का विस्कॉन्सिन का रहने वाला अमेरिकी आर्मी का वेटरन है जो 2021 से 2024 तक इन्फेंट्री में रहा और स्पेशलिस्ट रैंक पर डिस्चार्ज हुआ। 14 दिसंबर की सुबह सवेरे उसे कॉवेंट्री, रोड आइलैंड के हैम्पटन इन होटल से हिरासत में लिया गया। तफ्तीश में FBI की मदद से सेल फोन लोकेशन, वीडियो फुटेज, लाइसेंस प्लेट रीडर्स और पब्लिक टिप्स इस्तेमाल हुई। उसके होटल रूम से 2 हथियार मिले, एक रिवॉल्वर और एक हैंडगन जिस पर मखसूस लेजर लाइट लगी हुई थी। पूछगिछ में उसने दावा किया कि शूटिंग के वक्त वो अपने रूम में था। फिर उसको हिरासत में लिया गया या पूछगिछ की गई और इतवार की रात को रियासती अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सबूत अब दूसरी समत इशारा कर रहे हैं, इसलिए उसे रिहा कर दिया गया और अब वो किसी जुर्म का सामना नहीं कर रहा। ब्राउन यूनिवर्सिटी से इसका कोई वाज़ेह ताल्लुक मालूम नहीं हुआ, कोई मोटिव मालूम नहीं हुआ और उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं मिला। अब इसका मतलब यह है कि जो असल कातिल है वो अभी तक एट लार्ज है, फरार है, मुसल्ला है और बाकी सारी कम्युनिटी के लिए खतरा बदस्तूर मौजूद है। इस बात के बाद कैश पटेल के ये जो अंडर FBI है ये पहले से ही बहुत तनकीद का निशाना बन रही है और अब लोग इसको इस बात पर भी मजीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि इनसे, हालांकि उसकी सर्वेलेंस फुटेज मौजूद है, इनसे उसके बावजूद वो शूटर पकड़ा नहीं जा रहा। और लोग इस बात पर भी इनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि एक इनोसेंट आदमी को, एक वेटरन को, एक शख्स जिसने अमेरिका को सर्व किया फौज में, उसको आपने अरेस्ट करके उसकी बेइज्जती की, उसकी तज़ीक की। खैर, कैश पटेल के बारे में बहुत सी खबरें आ रही हैं, वो अगले किसी वीलॉग में आपको बताऊंगा। कहा जाता है कि ट्रंप शायद उन्हें फारिग करने वाले हैं। खैर, आगे चलते हैं। देखिए, प्रोविडेंस और ब्राउन कैंपस, मैंने वहां पर कुछ बच्चों के इंटरव्यूज सुने, उनके वालिदैन के इंटरव्यूज सुने, उधर के असातिज़ा के इंटरव्यूज सुने। प्रोविडेंस में इस वक्त खौफ व हिरास की फिजा है क्योंकि कातिल अभी तक आजाद घूम रहा है। तलबा और जो अमला है, जो असातिज़ा हैं, वो दहशत ज़दा है। कैंपस ऐसे लगता है जैसे कोई घोस्ट टाउन बन गया हो, बर्फ से ढका हुआ और वीरान। तलबा ग्रुप्स में चलते हैं, घर में रहते हैं या शहर छोड़कर जा चुके हैं। बहुत से तलबा ने, असातिज़ा ने, यूनिवर्सिटी के अमले ने, वालिदैन ने और इर्द गिर्द के रिहायशियों ने इंतहाई गमो गुस्से का इजहार किया है कि मुजरिम अभी तक पकड़ा नहीं गया। लोकल रेजिडेंट्स दरवाजे बंद रखते हैं, लोग पैरानॉइड हैं, कम्युनिटी सपोर्ट जरूरी है, विजिल्स हो रहे हैं, एक रेस्टोरेंट फ्री खाने दे रहा है, लेकिन हर एक को व्हाट इफ का खौफ है कि क्या हो, कि ऐसा ना हो जाए, कि ऐसा ना हो जाए। इस खौफ के साथ हर कोई जी रहा है। और कुछ जो खानदान हैं, वो जो बच्चे सहमे हुए हैं, जो ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, उनको घरों पर मदऊ कर रहे हैं, उनके साथ वक्त गुजार रहे हैं। और इसके अलावा एक दुख, एक खौफ, एक ट्रॉमा अलहदा है। 2 खानदानों के बच्चे हमेशा के लिए जुदा हो गए, चले गए, 9 जख्मी हो गया, अनगिनत तलबा मेंटल ट्रॉमा का शिकार हो गए, जिसके स्कार्स पता नहीं उनकी जिंदगी में कब तक रहेंगे। देखिए, मैं जानता हूं कि 2 तलबा की हलाकत हुई है, 9 जख्मी हुए हैं, पूरा शहर खौफ में है। लेकिन माफ कीजिएगा, मुझे ब्राउन यूनिवर्सिटी शूटिंग में कुछ बातें
जच नहीं रही, समझ नहीं आ रही। क्यों कह रहा हूं मैं आपको बताता हूं। क्योंकि मुझे समझ नहीं आती कि क्या ये शूटर इसने ऐसे ही रैंडमली बगैर किसी वजह के इस यूनिवर्सिटी में आकर उसी क्लासरूम में आकर फायरिंग की। क्या ये महज इत्तेफाक था या उसकी कोई खास वजह हो सकती है? क्या ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है? मेरे ख्याल में इस वाक़े पर फॉल्स फ्लैग का लेबल लगा हुआ दिखाई देता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, सुनिए। देखिए, यूनिवर्सिटी में 94% तलबा खुद को लिबरल या इंडिपेंडेंट कहते हैं और 99% फैकल्टी डेमोक्रेट्स हैं। देखिए, कैंपस में 11,500 लोग हैं और सिर्फ 20 कॉलेज रिपब्लिकन्स के मेंबर हैं। 11,500 में से सिर्फ 20 कॉलेज रिपब्लिकन्स के मेंबर हैं और एला कुक रिपब्लिकन्स की वाइस प्रेसिडेंट थी। तो आप सोचिए इस बात के ऑड्स कितने हैं कि 11,500 में से 20 लोग और 20 में से ये एक बच्ची। शूटर कैंपस पर आया, उसे ट्रेस किया, स्टडी ग्रुप में इंतजार किया, चेहरे पर गोली मारी और मजे की बात यह है कि वो शूटर भी रिपब्लिकन है। क्या ऐसा ही है? और अब ये तासुर दिया जा रहा है कि पूरे मुल्क के कॉलेज कैंपसेस में रिपब्लिकन्स और कंजर्वेटिव्स के खिलाफ तशद्दुद की धमकियां आ रही हैं। तो आप मुझे बताइए कि इस चीज के कितने ऑड्स हैं? ये बात समझ में नहीं आती कि 11,500 लोगों में से सिर्फ 20 लोग रिपब्लिकन्स और ये उनकी वाइस प्रेसिडेंट, और इसी के कमरे में आकर उसने गोलियां चलाई और उसके बाद विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर दिया कि कंजर्वेटिव्स के खिलाफ, रिपब्लिकन्स के खिलाफ तशद्दुद की धमकियां हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बात कुछ जच नहीं रही, समझ नहीं आ रही, इसलिए कि ये एक ट्रेंड बनता जा रहा है। ऐसा वाकया होता है, एक मखसूस कम्युनिटी को मजलूम साबित किया जाता है और दूसरी को तशद्दुद करने वाली मुजरिम। पहली वजह तो यह है कि मैं कहता हूं कि ये फॉल्स फ्लैग लगता है क्योंकि इसके ऑड्स समझ में नहीं आते। कहानी यहां खत्म नहीं होती जनाब। ब्राउन यूनिवर्सिटी ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का एक मेमो मुस्तरद कर दिया था जो इलीट यूनिवर्सिटीज को भेजा गया था। ब्राउन यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट क्रिस्टीना पैक्सन ने 15 अक्टूबर को एजुकेशन सेक्रेटरी लिंडा मैकमैन को खत में कहा था कि वो इस मेमो पर दस्तखत नहीं करेंगी क्योंकि ये एकेडमिक फ्रीडम को महदूद करेगा। मेमो का उन्वान था अ कॉम्पैक्ट फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन, जो 9 स्कूलों को भेजा गया था पूरे अमेरिका में, और इसमें कुछ पॉलिसियां थी जिन पर अमल करके फेडरल फंडिंग हासिल की जा सकती थी। इसमें कुछ शराइत थी कि इंटरनेशनल अंडर ग्रेजुएट एनरोलमेंट जो है वो 15% तक महदूद कर दीजिए, हायरिंग और एडमिशन में रेस या जिन्स इस्तेमाल ना करने और जेंडर को बायोलॉजिकल बुनियाद पर डिफाइन करने का मुतालबा किया गया था। पैक्सन ने कहा कि यह जुलाई में तयशुदा $50 मिलियन की इन्वेस्टमेंट के मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। ब्राउन दरअसल दूसरी यूनिवर्सिटी थी जिसने ये मुस्तरद किया, MIT पहली थी। दरअसल मामला कुछ यूं है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एलीट यूनिवर्सिटीज पर कंट्रोल चाहती है और इसीलिए उन पर क्रैकडाउन कर रही है, उनको इस तरीके से फंसाने की कोशिश कर रही है। और तीसरी वजह कि मैं क्यों कह रहा हूं कि ये फॉल्स फ्लैग है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस ने जब तकरीर के दौरान इजहार अफसोस किया तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एला कुक का नाम लिया। उन्होंने दूसरे बच्चे मोहम्मद का नाम नहीं लिया जो मारा गया। क्यों? क्योंकि वो सफेद फाम नहीं था, इसलिए कि वो मसीही नहीं था, इसलिए कि वो इमिग्रेंट था। उनके ब्रांड में वो फिट नहीं होता था। एला सफेद थी, मसीही थी और रिपब्लिकन थी, इसलिए JD वैंस ने सिर्फ और सिर्फ उसका नाम लिया। सियासत कितनी जालिम चीज है। यानी कि विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया गया। तो हुजूर, अब ये तमाम बातें मिलकर क्या ये सोचने पर मजबूर नहीं करती कि क्या ये सब कुछ जो हुआ है ये ब्राउन यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को सबक सिखाने की कोशिश थी या उन्हें लाइन में लाने की एक काविश थी? मैं वो कबूल करो और रिपब्लिकन्स और कंजर्वेटिव्स को विक्टिम दिखाओ। क्या ट्रंप शहरों के बाद अब कैंपसेस पर भी नेशनल गार्ड की तैनाती कर सकते हैं? क्या
ये जो उनको एक खप सवार हो गया है कि मैंने यूनिवर्सिटीज को, एलीट यूनिवर्सिटीज को कंट्रोल करना है, क्या ये सब कुछ जो हो रहा है ये अपने जो उनके गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए, इज इट अ पॉसिबिलिटी कि इसको ऑर्केस्ट्रेट किया गया हो? क्या ये एक फॉल्स फ्लैग हो सकता है कि इसको जवाब बनाकर यूनिवर्सिटीज में नेशनल गार्ड्स को भेज दिया जाए, जबरदस्ती कुछ उसूल उन पर लागू कर दिए जाएं और उनकी आजादी को सल्ब कर लिया जाए, और वो कंट्रोल जो ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है इन एलीट यूनिवर्सिटीज पर, उसको हासिल कर लिया जाए। इस वजह से मैं कहता हूं कि मुझे ये लगता है कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। अब आइए दूसरी बात की तरफ आते हैं कि आखिर अमेरिका में ये जो गन कंट्रोल लॉज हैं ये मुअस्सर क्यों नहीं होते, बावजूद इसके कि स्कूल शूटिंग्स अमेरिका में कोई नई बात नहीं है, ये दिहाइयों से हो रही हैं। उसके बावजूद गन कंट्रोल लॉज नहीं बनते, आखिर क्यों? मैं आपको थोड़ा सा एक पस मंजर बता देता हूं। देखिए, पिछली चंद दिहाइयों में सैकड़ों स्कूल शूटिंग्स हुई हैं जिनमें हजारों जाने गई हैं। मिसाल के तौर पर 1999 में कोलंबियन हाई स्कूल कोलोराडो में 13 हलाकतें हुई। 2007 में वर्जीनिया टेक यूनिवर्सिटी में 32 हलाकतें। सैंडी हुक एलिमेंट्री स्कूल कनेक्टिकट में 26 से ज्यादा बच्चे गए। 2018 में मार्जरी स्टोनमैन डगलस पार्कलैंड फ्लोरिडा में 17 बच्चे, और 2022 में रॉब एलिमेंट्री स्कूल टेक्सास रोलेड में 21 हलाकतें हुई। एवरी टाउन फॉर गन सेफ्टी के मुताबिक 2013 से अब तक स्कूल ग्राउंड्स पर, कैंपसेस पर गन फायरिंग के 1500 से ज्यादा वाकयात हो चुके हैं। ये क्यों होता है? इसकी बड़ी वजह गन लॉज है। अमेरिकी आईन की दूसरी तरमीम, सेकेंड अमेंडमेंट। अब ये सेकेंड अमेंडमेंट कहती क्या? ए वेल रेगुलेटेड मिलिशिया बीइंग नेसेसरी टू द सिक्योरिटी ऑफ अ फ्री स्टेट, the right of the people to keep and bear arms shall not be infringed। यानी ये कि वेल रेगुलेटेड मलेशिया जरूरी है जनाब सिक्योरिटी के लिए, उनके लिए कि, और फ्री स्टेट के लिए कि उनके पास ये राइट हो, ये हक हो कि वो अपने पास आर्म्स रखें और इसको आप उनका हक सलब नहीं करेंगे। अब इसे इंटरप्रेट ऐसे किया जाता है कि इसको एक इनफरादी हक समझा जाता है कि नहीं जी, ये तो हर किसी का हक है, हर इंसान रखेगा, हर अमरीकी के पास ये हक है कि वो गन रख सके। हालांकि कुछ ये कहते हैं कि ये असल में मलेशिया के लिए था। आपको मैं बताऊं कि अमेरिका में सिगरेट लेना मुश्किल है, असलहा लेना आसान है। ये हाल है। हर शख्स के पास फायर आर्म्स हैं और बड़ी आसानी से खरीदी जा सकती हैं, और ये सब कुछ इस सेकेंड अमेंडमेंट की ईमा पर होता है, इसको कोट करके किया जाता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोग कुछ इसको अपना इनफरादी हक समझते हैं, जबकि कुछ लोग इसको इंटरप्रेट करते हैं कि ये सिर्फ मलेशिया के लिए था, और ये बहस दिहाइयों से लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के दरमियान चली आ रही है, और कई कोशिशें हुई कि इन कवानीन को तब्दील कर दिया जाए। जैसे 1994 का फेडरल असॉल्ट वेपन्स बैन था जो 10 साल के लिए था और 2004 में खत्म हो गया। सैंडी हुक के बाद 2013 में मैंचिन-टॉमी बिल जो यूनिवर्सल बैकग्राउंड चेक्स का उसके बारे में था, वो पेश किया गया लेकिन सेनेट में फेल हो गया। पार्कलैंड के बाद 2018 में फिक्स निक्स बिल और बम्प स्टॉक बैन जो जुज़वी तौर पर पास हुआ लेकिन वसी गन कंट्रोल नहीं कर सका। अब मामला यह है कि आखिर ये फेल क्यों होते हैं, अमेंडमेंट्स हो क्यों नहीं पाती, इस कानून को तब्दील क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि नेशनल राइफल एसोसिएशन एनआरए जो गन इंडस्ट्री की सबसे बड़ी लॉबी है, वेपन इंडस्ट्री की, फायर आर्म्स इंडस्ट्री की सबसे बड़ी लॉबी है, ये लोग सियासतदानों को करोड़ों डॉलर्स डोनेट करते हैं, खासतौर पर रिपब्लिकन्स को, जो एक तरह की कानूनी रिश्वत है, और अमेरिका में इस रिश्वत को लीगलाइज कर दिया गया है कि आप पार्टी को डोनेशंस दे रहे हैं। तो ये जो एनआरए है ये रिपब्लिकन्स को भारी डोनेशंस देते हैं, यानी कि कानूनी रिश्वत है, और इसी की वजह से वो गन कंट्रोल के किसी भी बिल के खिलाफ वोट दे देते हैं।
एनआरए का असर रसूख इतना है कि वो कांग्रेस को कंट्रोल करती है और कोई सख्त कानून जो वेपन्स के बारे में हो, फायर आर्म्स के बारे में हो, उसको पास नहीं होने देती। अब इसकी मिसाल मैं आपको बता देता हूं। अभी ये जब फायरिंग हुई है तो ट्रंप का रद्द अमल इस शूटिंग पर इतना सर्द था और इतना बेहिस तरीके से उन्होंने बात की कि यकीन कीजिए कि देखकर अफसोस हुआ। उनके चेहरे पर ना अफसोस था ना उन्हें दुख था। उन्होंने कहा हाँ ऐसा हो जाता है, दो ऊपर से देख रहे हैं, चले गए, नौ जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। अब आप सोचिए, तो इस तरह बात कर रहे थे जैसे आपका कोई गुलदान टूट गया है, आपसे कोई प्लेट टूट गई है, अच्छा चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। इस तरह की बात हो रही थी। बगैर इस एतराफ के ये जो गन कंट्रोल है, इस पर उनकी पार्टी का मौकफ ही है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अगर लॉज अमेंड हो, अमेंडमेंट्स आए, गन कंट्रोल को आप स्ट्रिक्ट करें तो इस तरह के वाकयात ना हो और वो बच्चे जिंदा होते। ये नहीं होता। इसी वजह से नतीजा यह है कि हर साल ऐसे वाकयात होते हैं और मासूम रोशन मुस्तकबिल के तलबा जान से हाथ धो बैठते हैं, अंधेरों में हमेशा हमेशा के लिए गुम हो जाते हैं। ये कब तक चलेगा? जब तक अमेरिका में गन लॉज तब्दील नहीं होते, जब तक रिपब्लिकन्स, कंजर्वेटिव्स ये नहीं सोचते कि बहुत हो गया, हमें डोनेशंस की जरूरत नहीं है, हमें अपनी अगली नस्ल के बारे में सोचना है। लेकिन सियासतदान ऐसा कम ही सोचा करते हैं। बहरहाल जनाब, एक अफसोसनाक वाकया है। आपके ख्याल में क्या कभी कोई वक्त आएगा कि अमेरिका में ये गन लॉज चेंज होंगे और ये जो एक ट्रेंड है कैंपस शूटिंग्स का, स्कूल शूटिंग्स का, क्या कभी ये खत्म हो पाएगा? और क्या ये शख्स जिसने इन 2 बच्चों को मार दिया, 9 को जख्मी किया, पूरे शहर को खौफो हिरास में मुब्तला कर दिया, न जाने कितने लोगों को ज़हनी तौर पर ट्रॉमा से गुजारा, जिसके स्कार्स उनकी जिंदगी पर हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे, क्या आपका ख्याल है कि FBI कैश पटेल की सरबराही में उस शख्स को पकड़ पाएगी नहीं? और क्या आपके ख्याल में जो कुछ हुआ वो फॉल्स फ्लैग था या वाकई में एक इत्तेफाक? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।